ये देखिएगा दूसरा सवाल कह रहा है कि विनोद ने क्या किया है कि उसके पास कुछ सामान है, उसको जो कॉस्ट प्राइस है उससे 35% ऊपर मार्क किया, यानी मार्कअप प्राइस मुझे दिया हुआ है। फिर कह रहा है उसका जो 1/4 हिस्सा है, वो 1/4 हिस्सा क्या कर रहा है, वो 15% के डिस्काउंट पर बेच रहा है। हाफ यानी बाकी जो आधा अमाउंट है आपका वो मार्क प्राइस पर ही बेच रहा है, और बाकी जो है उसको 27% के डिस्काउंट पर बेच रहा है। तो आपको उसका गेन परसेंटेज निकालना है कि आखिर होगा कितना। तो ये बहुत ही शानदार सवाल है, और इसको कैसे डील करना है इसको बहुत ध्यान से देखना। देखो सवाल में क्या चीजें हमें समझनी है कि जो मार्क प्राइस है वो 35% ज्यादा है या नहीं है? यस। तो मार्कअप अगर 35% है तो यहां से हम कुछ चीजें लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये कि अगर 35% हमारा मार्कअप है तो एक जो पहला वैल्यू दिया है उसमें दिया है कि 15% का डिस्काउंट होगा, दूसरे में कह रहा है कोई डिस्काउंट नहीं होगा, और तीसरे में आपका डिस्काउंट कितना दिया है? तीसरे में डिस्काउंट हमें दिया है कि 27% का डिस्काउंट मिलेगा। ये जो क्वांटिटी है ये 1/4 है, ये है हाफ ऑफ द स्टॉक। तो चार, अगर टोटल आप 4 यूनिट मान लो तो ये 1 यूनिट हो गया, आधा हमारा 2 यूनिट हो गया, तो ये भी हमारा 1 ही यूनिट बचेगा। तो ये वो रेशियो हो गया जिस रेशियो में क्वांटिटीज को इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के हिसाब से सेल आउट किया गया है। तो आप पहला काम क्या करो, आप ये मार्कअप है तुम्हारा, ये डिस्काउंट है, इसका नेट कैलकुलेट करो। तो आप कहोगे बनेगा ये 35 माइनस 15 माइनस 35 इंटू 15/100। यही सब सवालों में बेटा कैलकुलेशन मैटर करती है। ये हो गए 20। 15 को मुझे 35 से गुणा करना है, कैसे करोगे जल्दी से? इसको आप ब्रेक करो 30 + 5 में, तो 15 इंटू 30 450 + 75 525/100 बनेगा। यहाँ 5.25 घट गया, तो एक तरह से वैल्यू आ गई 14.75%, और ये प्लस साइन के साथ। तो इफेक्टिवली यहां पर मुझे इतना लाभ होगा। ये तो बहुत सरल है, यहां पर मुझे 35% का ही लाभ होगा क्योंकि यहां कोई डिस्काउंट नहीं है। जो ये वैल्यू है इसको आप ऐसे लिखिए 35 माइनस 27 माइनस 35 इंटू 27/100। अब ये 35 माइनस 27 तो हो गया 8, माइनस इसका प्रोडक्ट क्या होगा? सेम लॉजिक, इसको 30 + 5 में ब्रेक करिए, तो 27 × 3 = 81 810 बनेगा। 27 को जब आप 5 से गुणा करते हैं तो 135 आता है, मतलब ये 945 हो गया। तो ये 9.45 हो जाएगा, 100 से डिवाइड हो गए, तो ये वैल्यू -1.45% आ रही है। ठीक है, समझ में आ रही है कि नहीं? देखो मैंने कहा आपसे कि ये जो वैल्यू मेरे सामने है 35 माइनस 27 8 होगा, माइनस में ये वैल्यू मैं सोच रहा हूं 30 + 5, 27 इंटू 30 810 होता है, 27 पंचे 135 होता है, जुड़ के 945 हुआ, तो ये वैल्यू आ गई। तो ये मेंटल कैलकुलेशन अगर आपको आती है तो आप इस स्टेज तक पहुंच जाओगे। अब इनको इस वेट रेशियो में कंबाइन कर देना है 1:1। तो कैसे कंबाइन होगा? 1 इंटू 14.75 14.75 हो गया, 2 इंटू 35 अगर आप करोगे तो ये वैल्यू 70 आ जाएगी, माइनस 1.45 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई टोटल 4 पार्ट्स हैं, 1 2 1 4 हो गया। अब जरा इसको जोड़िए, 70 में आपने 14 जोड़ा तो कितना हो गया? 84.75। 1.45 घटाना है तो 1 घटा लो, तो हो गया आपका 83। और 7.5 था तो अब ये 3 बचेगा, क्योंकि 0.45 0.75 से घटेगा, 0.3 देगा, 4 से डिवाइड कर लो। तो ये तो क्लियर हो गया कि 20 चौके 80 तो जाएंगे ही जाएंगे, फिर दशमलव लगेगा। हमारे पास 33 की वैल्यू है तो हम 4 8 32 भी जाएंगे, और उसके बाद 1 बचा तो 4 दूनी 8 4 पंचे 10, तो कुल मामला जो है आपका वो बनेगा आंसर बी। तो ये अच्छा सवाल है, कैलकुलेटिव थोड़ा है, अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो स्टेप्स तो क्लियर होंगे, बट एग्जाम में ये करना मुश्किल उन लोगों के लिए जरूर होगा जिनकी कैलकुलेशन स्लो है और जो मेंटली सवालों को नहीं सोच पाते हैं। अगर आप मेंटली नहीं सोच पाते तो आपको डेफिनेटली तकलीफ होगी। एक और अल्टरनेट तरीका मैं इस सवाल में ये बता सकता हूं, बस इतना। देखो ऑप्शंस बहुत करीब है, यहां जे पेजे का कोई तरीका नहीं चलेगा बेटा, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। यहां पर आंसर इतने करीब है 20.825 20.03, ऐसे सवालों में अप्रोक्सीमेशन करने का मतलब है बहुत गहराई से अप्रोक्सीमेट करना, तो वहीं तो वैल्यू खत्म हो जाती है। अगर हमें टाइम देके अप्रोक्सीमेट करना पड़ा तो वैल्यू क्या है? फिर तो
ऐसे सॉल्व करना जरूरी है। इसलिए जहां आंसर्स बहुत करीब हो, प्लीज डोंट गो विद द जेजे रूट, क्योंकि जेजे के पास भी कोई रूट नहीं है, वो भी ऐसे ही सॉल्व करेगा इस सवाल को। तो जेजे भी सेंसिबल है, जेजे जानता है कि कहां पर मैं अपना हथियार निकालूं और कहां पर मुझे नहीं निकालना है, मुझे चुपचाप बैठ के ऐसे ही सॉल्व करना है। हाँ, एक बच्चे ने बोला कि ये गलत होगा, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये सही नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि जब आप इस वैल्यू पर लौट के आए या नहीं भी आए, जब 35% का आपका मार्कअप है, अगर कोई डिस्काउंट नहीं होता तो 35% ही उत्तर हो जाता, और अगर डिस्काउंट है तो अब उत्तर 35% से कम ही आएगा। ठीक है, राइट? इसलिए आंसर ए नहीं हो सकता है। इसलिए बी सी डी में से कुछ होगा। अब आप उसको सॉल्व कर लो और देख लो कि बी सी डी में से क्या होने वाली है आपकी वैल्यू। एक और तरीका मैं अल्टरनेट सजेस्ट करता हूं, बट आपको घर पे ट्राई करना है। आप सीपी को ना ऐसे मान लो कि सीपी हमारा लेट से 100 है, तो आपका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। ठीक होगा कि नहीं होगा? 135 हो जाएगा। अब इसके बेसिस पर आप पार्ट्स का सेलिंग प्राइस निकालो। तो पार्ट्स का सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? जो एक पार्ट है ना आपका 1/4, तो 1/4 पार्ट का जो कॉस्ट प्राइस बनेगा वो कितना बनेगा? 25, राइट? ये इसका कॉस्ट प्राइस है एक तरह से। अगर हम बोले 1/4, आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कहोगे 1/4 अगर हिस्सा है तो उसको बेचने पर मार्क प्राइस के हिसाब से इतना मिलना था, 135/4 मिलना था, इनटू आपने डिस्काउंट कितने का दे दिया? 15% का। तो 15% के डिस्काउंट देने से ये वैल्यू कितने में गई? 17/20 में गई। तो ये आपका सेलिंग प्राइस मिलेगा या नहीं मिलेगा पहले वाले हिस्से का? तो ये एक सेलिंग प्राइस हो गया। ऐसे ही दूसरे का सेलिंग प्राइस, तो दूसरे का आप सेलिंग प्राइस लिखोगे तो वो तो बहुत सरल है, आधा हिस्सा है तो 135/2। फिर जो एक हिस्सा और बचा आपके पास, उसका भी सेलिंग प्राइस मार्कअप के हिसाब से इतना होना चाहिए, लेकिन आपने 27% का डिस्काउंट दे दिया, तो 27% डिस्काउंट देने का मतलब है वो वैल्यू हो गई आपकी 73/100। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं सेलिंग प्राइस। तो ये जब टोटल सेलिंग प्राइस आप निकालोगे, इसकी वैल्यू का आप टोटल करोगे, 100 से कंपेयर करोगे तो आपको परसेंटेज में वैल्यू मिल जाएगी। 100 से कंपेयर कर लो, टोटल कॉस्ट प्राइस 100 है आपकी, यहां से जो टोटल सेलिंग प्राइस का आएगा, उस टोटल सेलिंग प्राइस को 100 से ही कंपेयर करना है, परसेंटेज चेंज आपको मालूम चल जाएगा। तो ये भी एक तरीका है, इस सारी कैलकुलेशन को करके घर पे देख लेना, सेम आंसर ही आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।